हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग मीरस। तो बेटा आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या माइटोकॉन्ड्रिया इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मुझे लगता है अब ख़त्म होने वाला है और ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा। मैंने 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, ये 4th लेक्चर है आपका, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले हम एक रिकैप देंगे अच्छा सा, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम अब तक पढ़ चुके हैं सेल क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी, बाकी आपका लिविंग सेल सबसे पहले किसने खोजा था, फिर जो न्यूक्लियस थे वो किसने दिया था न्यूक्लियस, फिर आपका एक सिंगल निकोल्सन वो आया था जिन्होंने सिंगल निकोल्सन थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। उसके बाद में फिर आपका कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स आई थी, यूकैरियोटिक सेल्स आई थी, और फिर हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, और बीच में कुछ रह गया हो तो आप पढ़ लेना। जैसे ऑर्गेनेलीज थे हमने पढ़ी थी, और जो सेल इन्वेलप था उसके बारे में जाना था हमने। बाकी ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या आपने लास्ट पढ़ा था और रिवाइज़ कर लेना एक बार। और आप जब बैठते हो पढ़ने के लिए तो अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखा करो, और हम अब आके पढ़ाएंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो बहुत ही छोटा होता है, तो वो इजीली हमको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं दिख सकती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। तो हमारी जो हर एक सेल होती है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफ़र कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी मसल का ज़्यादा फंक्शन है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी, और जहाँ पे कम है फंक्शन तो वहाँ पे कम होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, और शेप और साइज़ में भी ये अलग वेरी कर सकते हैं। कंसिडरेबल अग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ ऑब्जर्व, तो इसमें हम वेरिएबिलिटी को देख सकते हैं। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड होता है और सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर इसका होता है 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक। एवरेज इसका होता है 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ जो होती है इसकी 1 से 4 और 1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल लेयर्ड होता है ये, ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, और इंटर स्पेसिफिक एक स्पेस होता है वो ही मिलने का, उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, और उसमें क्या होते हैं आपके क्रिस्टी होते हैं, इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। तो मैंने ये क्रिस्टी कैसे याद किया है, एक तो आपका है सिस्टर्नी जो मिलता है हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और एक होता है हमारा सिस्टर्नी, तो मैंने याद रखा है क्रिस्टी, तो मैंने याद रखा है एम क्रिस्टी से। जैसे मान के चलो किसी का नाम है एम क्रिस्टी, तो एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रिस्टी मीन्स वो क्रिस्टी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं, तो आप याद रखना। और जो सिस्टर्नी है वो मैंने याद रखा है जी सिस्टर्नी, जी सिस्टर बोलते हैं ना हम, जी सिस्टर, तो जी सिस्टर्नी आपको याद रखना है। ऐसे ही मैंने याद कर लिया है कि जी से रहेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सिस्टर्नी उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपकी मैचिंग में पूछ लेते हैं कि ये क्रिस्टी किसका है, किस में पाया जाता है लेयर, और आपका सिस्टर्नी किस में पाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे। अब देखिए आगे हम देखते हैं। तो इसके पास में कितनी होती हैं ये मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन। ये इनका जो ल्यूमेन होता है वो डिवाइडेड होता है डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट में, 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, इसको क्या बोल देते हैं हम, एक होता है आपका आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है आपका इनर कंपार्टमेंट। फिर द इनर कंपार्टमेंट इज़ फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो हमारा इनर कंपार्टमेंट होता है, याद रखना है आपको, तो इनर कंपार्टमेंट जो होता है हमारा वो मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई भी कि जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो किससे भरा हुआ होता है, तो वो होमोजेनस डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस होता है, उससे भरा होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यू लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। जो आउटर मेम्ब्रेन आपका होता है वो फॉर्म करता है कंटिन्यूइंग लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेलीज की, वो फॉर्म करता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म आर नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करती है, वो इनफोल्डिंग बनाती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाती है, उन इनफोल्डिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, और किसकी तरफ बनाती है, टुवार्ड्स द मैट्रिक्स।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्रिस्टी होता है वो क्या करता है, वो आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है। जैसे कि आप मान के चलो हमें पाइप हो हमारे पास में, तो हम अगर उसको लंबा लंबा रख देंगे पाइप को तो बहुत ज़्यादा एरिया लगेगा, बहुत ज़्यादा जगह लेगा वो रखने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा करें, ऐसा ना करके लंबा लंबा ना रख के हम फोल्ड करके रखें उसको, या फिर हम एकदम सर्कल बना के रखें उस पाइप को, तो वो क्या रहेगा, अपनी जो जगह होगी उसको कंज्यूम कर लेगा और थोड़ी सी जगह में पड़ा रहेगा। तो इसलिए अगर हम उसको फैला के रखेंगे तो वो सरफेस एरिया का काम कर रहे होते हैं, मतलब जैसे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा उसको बना लें जब उन्हें ज़रूरत हो तो मतलब फूल जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। फिर द क्रिस्टी मैंने बता दिया आपको कि जो क्रिस्टी होता है इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर सकता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो जो दोनों मेम्ब्रेन है ये क्या करती हैं, ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएट करती हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पर साइट कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है, मतलब इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। हैंस दे आर कॉल्ड, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेस है बिल्कुल कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होना, तो बस आपको एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि ये होती है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं आपसे द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो इसके पास में, मैट्रिक्स के पास में क्या होता है, याद रखना है आपको, मैट्रिक्स में मिल रहा है, ये कहाँ नहीं मिल रहा, मेम्ब्रेन में नहीं मिल रहा है, मैट्रिक्स में मिल रहा है हमको। ठीक है, तो मैट्रिक्स पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, और कुछ आपके पास में राइबोसोम भी पाए जाते हैं जिसको हम 70S राइबोसोम बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और कुछ कंपोनेंट भी होते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाई फिजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा डिवाइड करती है, फिजन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिवाइडेड बाई किसके द्वारा, तो फिजन के द्वारा वो डिवाइड होता है। जैसे आपने सुना होगा हमारी सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यीस्ट होता है हमारा, तो किसके थ्रू ये डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ होता है जो बडिंग के द्वारा करते हैं, कुछ फिशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, और कुछ बाइनरी फिशन के द्वारा करते हैं। तो ये चीज़ें आपको रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बाई फिशन के द्वारा डिवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो अब हम जानेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा ये प्लांट्स में ही आपको मिलेंगी, क्योंकि एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड अलग चीज़ है, प्लाज्मिड अलग चीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो प्लास्टिड हमारे उसमें काम नहीं कर रहे होते हैं, प्लाज्मिड हमारा काम कर रहा होता है। जिसमें हमने लाए थे, देखो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, जो एप्लीकेशंस उसकी पढ़ोगे तो उसमें प्लाज्मिड काम करते हैं, उसमें बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को फंसाते हैं, फॉरेन डीएनए को निकालते हैं, डालते हैं, उसका काम प्लाज्मिड करते हैं। तो वो उससे कन्फ्यूज़ मत करना आप कि आप प्लाज्मिड और प्लास्टिड एक ही समझ लो। ठीक है, प्लास्टिड अलग है। तो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे, वो एक पिगमेंट का काम कर रहे होते हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो लिकोप्लास्ट हो, चाहे वो एलिडोप्लास्ट हो, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो। तो ये सारे क्या हैं, फॉर्म ऑफ पिगमेंट्स हैं किसके, हमारे प्लांट्स के। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, तो हमारे जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सारे प्लांट सेल्स में मिलते हैं। एंड इन यूग्लिनॉइड्स, और किस में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स मिलते हैं। अब यूग्लिनॉइड्स क्या होता है वो मैं आपको ब्रीफली समझा दे रही हूँ। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, ये शो करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक को ये शो करते हैं। जैसे मान के चलो जो प्लांट होते हैं उनमें कैसा पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, कैरोटिड पाए जाएंगे, ठीक है, और आपके क्रोमोप्लास्ट पाए जाएंगे। और जो हमारा एनिमल होता है, एनिमल का करेक्टर कौन सा शो करते हैं, ये फ्लैज लाइन के पास में होता है, तो ये एनिमल का जो करेक्टर होता है वो शो करते हैं। तो दोनों ही करेक्टर शो करने की वजह से इनको नाम दिया रखा है यूग्लिनॉइड। और यूग्लिनॉइड एनिमल किंगडम में मिलेगा आपको, जब आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम तब आपको यूग्लिनॉइड होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एनिमल किंगडम में आपको मिलेंगे। पढ़ने के लिए ब्रीफली तो हम उसमें बात कर लेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि ये आपको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो इसलिए इजीली दिख जाता है आपको।
दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करते हैं प्लास्टिड्स, और 10 इम्पॉर्टेंट जो होती है इनकी स्पेसिफिक कलर्स ऑफ द प्लांट्स होती है। जैसे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 टाइप के आपके स्पेसिफिक जो क्लासीफाइड किया इन्होंने प्लास्टिड को, कौन से क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पता ही होगा, जो ग्रीन सब्सटेंसेस होता है, पिगमेंट होता है जो प्लांट के अंदर मिलता है, और क्रोमोप्लास्ट होता है कलरिंग के लिए, जैसे फ्रूट का कलर चेंज होता है जब, तो ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, वैसे ही आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। फिर आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, नो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, तो आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है, और ये क्लोरोफिल आपको मिलेगा मीजोफिल सेल्स के अंदर। फिर देखिए, एंड जो कैरोटिनॉइड होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैरोटिनॉइड होते हैं पिगमेंट, वो क्या करते हैं, हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसेंशियल होते हैं कौन सी फंक्शनिंग के लिए, कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, उनका नाम क्या है, कैरोटीन, जेंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट्स। दे गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट के पार्ट्स को क्या करते हैं, येलो कलर्स में मतलब तब्दील कर देते हैं। जैसे येलो हो गया आपका, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड कलर हो गया, इसमें तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, प्लांट को दे देते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। द ऑफ बेरीड शेप होता है इनका, साइज होता है, और विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट, एक हो गया हमारा एमाइलोप्लास्ट, ये स्टोर करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, जैसे आलू पटेटो हो गया, उसमें मिलेगा आपको ये। और हमारा फिर होता है हमारा एल्यूप्लास्ट, तो एल्यूप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोर करता है ऑयल्स को एंड फैट को, ठीक है। एल्यूप्लास्ट याद रखना है आपको, ये तीनों ही जो आप पढ़ोगे अभी, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों आपकी क्या है, कलरलेस पिगमेंट से प्लास्टिड्स हैं। तो ये हमें क्या मिलता है, एल्यूरोप्लास्ट मतलब कुछ ऑयल सा आपको साउंड कर रहा है इसका नाम, तो आप ऑयल याद रख सकते हो, स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। फिर एज जो हमारा एल्यूरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, हमारा स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा, ग्रेनम मिलेगा, थैलेकॉइड मिलेगा और स्ट्रोमा लैमेले मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, और स्ट्रोमा भी मिलता है आपको। तो इनको जो हमारे ये होते हैं, ये आपके कॉइन की तरह दिख रहे हैं आपको, तो सिंगल को थैलेकॉइड बोलते हैं, और जब हम आपको लगा के रख देंगे कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, तो उसको हम ग्रेना बोल देते हैं। फिर हमारा आता है स्ट्रोमा लैमेली, जो इनको अटैच करता है एक दूसरे से, उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, और स्ट्रोमा आपका अंदर का होता है। फिर देखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मेजरली ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। तो मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट हमारे कहाँ मिलते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलते हैं, ऑफ लीव्स में, पत्तियों में। दीज आर लेंस शेप्ड होते हैं, ये ओवल शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, और इवन रिवन लाइक ऑर्गेनलीज भी हो सकते हैं, हैविंग वेरिएबल लेंथ हो सकते हैं, 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड ब्रीथ हो सकती है इनकी 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 सेल टू द क्लेमाइडोमोनास और ग्रीन एल्गा। तो ये हमारा नंबर वेरी कर सकता है, चाहे हमारा एक सेल हो क्लेमाइडोमोनास तो उसमें, और एल्गी में 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल सेल में मिल सकता है आपको। तो 20 to 40 आपके क्या होते हैं, ये सेल में वेरी कर सकते हैं, नंबर वेरी कर सकते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल होते हैं। द स्पेस होता है उनका लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड जो मेम्ब्रेनस होती है आपकी सैक होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड बोल देते हैं, अभी मैंने आपको बताया। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और थैलेकॉइड्स आर अरेंज इन अ स्टॉक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह ये स्टॉक होते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है,
इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स होते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। कनेक्ट करते हैं ये हमारे थैलेकॉइड्स को टू द डिफरेंट ग्रीना से, अलग अलग ग्रीना से कनेक्ट करते हैं ये हमारे। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड जो हमारी होती है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड कहाँ गया, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, इसको हम ल्यूमेन बोल देते हैं, इनक्लोज करती है एक स्पेस को, उसको ल्यूमेन बोल देते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। तो इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली। इनके पास में जो हमारे थैलेकॉइड होते हैं उनको जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमेली का हम यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स को ऑफ द डिफरेंट ग्रेना से, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है वो इनक्लोज करता है एक स्पेस को, उस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कंटेन करता है कुछ एंजाइम्स को और जो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल, इसके पास में ऑल्सो जैसे डीएनए के पास में था वैसे ही, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में था वैसे ही इसके पास में भी स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और उसके बाद में राइबोसोम भी इसके पास में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा वो कहाँ होता है, वो हमारा प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड्स में। तो आपको याद रखना है थैलेकॉइड्स में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फिर हम पढ़ते हैं द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर होता है, 70S टाइप होता है, दोनों में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप ही होते हैं। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली जान लो कि राइबोसोम्स आर द ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पेलेडे। तो आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम के कौन थे जिन्होंने ढूंढा था राइबोसोम का, तो वो थे जॉर्ज पेलेडे, जिन्होंने 1953 में राइबोसोम को खोजा था, ठीक है। उन्होंने देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कि डेंस पार्टिकल्स हैं कुछ हमारे और ये ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, तो ये आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड से कंपोज होते हैं जिसे हम RNA भी बोलते हैं, एंड प्रोटीन से, एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया 80S होता है, वाइल जो आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जैसे मान के चलो 80S राइबोसोम है, उसमें सब यूनिट हो जाएंगी आपकी 60S और 40S। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता है 80 क्या है, इवन में आ रहा है, तो आपके जो सब यूनिट होंगे वो भी इवन में आएंगी, 60 और 40। फिर आता है हमारा वाइल दैट जो आपका 70S राइबोसोम है वो हमारा होता है इवन और ऑड, तो वो इवन हो गया, ये ऑड होता है, 7 ऑड नंबर है, तो इसलिए हमारे 5 और 3 ऑड नंबर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है 50 और 30S हमारा सब यूनिट हो जाएगा 70S टाइप का। हेयर जो S है वो इसको बोलते हैं हम सिडवर्थ यूनिट, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और ये किसके लिए कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन के लिए। सेडिमेंटेशन आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि सेडिमेंट करना किसी चीज़ को तो वो सेडिमेंटेशन कहलाता है, हमारा स्टैंड करता है S। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज़, ये इनडायरेक्टली साइज़ को और डेंसिटी को मेज़र करता है। बट बोथ S जो 70S है एंड आपका 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स, और ये दोनों ही आपकी 2 सब यूनिट से कंपोज होते हैं। फिर देखिए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन ये है एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज अ साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो कोई भी जैसे को मान के चलिए आप कि आपके साथ में एलेबोरेट नेटवर्क मिल रहा है आपको, फिलामेंटस है, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है उसमें पाया जाना है, माइक्रोट्यूब्यूल मिल रहे हैं आपको और माइक्रोफाइबर भी मिल रहे हैं और कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी को मिला के हम इसी को क्या बोल देते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब उसका स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन मतलब ढांचा। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। तो जो हमारे साइटोस्केलेटन होता है उसका बहुत सारे काम होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला काम हो गया मैकेनिकल सपोर्ट देगा वो सेल को, मोटिलिटी देगा सेल को और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल को देगा, ठीक है। तो ये आपकी साइटोस्केलेटन की
जानकारी हो गई। फिर हम देखते हैं आगे। आगे है हमारा ये स्ट्रक्चर है कुछ हमारे बारे में हमारे पास में, तो हम देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला शोइंग डिफरेंट पार्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा है इसको, ए वाले स्ट्रक्चर को, ओके। और बी को हमने देखा है रिप्रेजेंट द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका। तो इसमें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सबसे बाहर मिलेगी, फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे जो डबलेट होते हैं, दो हैं। इंटर डबलेट ब्रिज मिलेंगे इनको, क्योंकि जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनको कनेक्शन होता है उनका बीच में जोड़ने का, तो उसको ब्रिज बोलते हैं। फिर सेंट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, वो भी एक ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और एक होता है हमारा रेडियल स्पोक और सेंट्रल सीथ इसमें मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, सीलिया फ्लैजेला का, ठीक है। आगे देखिए सीलिया फ्लैजेला होता क्या है। तो देखिए सीलिया को हम सिंगुलर में सीलियम बोलते हैं, एंड फ्लैजेला जो होता है हमारे उसको फ्लैजेलम बोलते हैं। हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है ये ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया कैसा है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है विच वर्क लाइक अ ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding of the fluid. Flagella are comparatively longer होता है आपका फ्लैजेला एक पार्ट है बेटा कि ये आपका क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो ये आपका ऐसे पता चलता है कि यूकैरियोटिक है या फिर एनिमल किंगडम है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताया है फ्लैजेला होता क्या है, तो उसके बारे में हम बाद में जान लेंगे। तो ये कंपैरेटिवली ये सीलिया से बहुत ज़्यादा लंबा होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होता है ऑल्सो पजेस फ्लैजेला, जो हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी फ्लैजेला को रखते हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं दोनों, किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजेला से, ठीक है। फिर देखें हम कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम शोज़ दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। यार कोर जो होती है उसको एक्सोनीम बोलते हैं, इनका जो कोर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोनीम बोलते हैं, आपको याद रखना है। पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के थ्रू ये क्या रहते हैं, रनिंग रहते हैं और उनके पाए जाते हैं उनमें। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट। जो एक्सोनीम होता है हमारा उसके पास में क्या होता है, देखिए जो हमारा किधर गया, एक्सोनीम है, यूजुअली 9 डबलेट्स होते हैं इसके पास में, ऑफ रेडियली अरेंज होते हैं। वो कैसे, 9 डबलेट्स और रेडियली अरेंज होंगे। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एक्सोनीम के बारे में बताया था, और ऊपर सीलिया फ्लैजेला का आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, फिगर भी दिखाया था। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज़ रिफर्ड टू एज अ 9+2 एरे। आपको याद रखना है 9+2 एरे होता है किसका, हमारा जो एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका अरेंजमेंट। तो 9 डबलेट्स हो गए और रेडियल आपके अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड क्या हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल हो जाते हैं, तो इसलिए 9+2 हो जाता है एरे। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज से कनेक्टेड रहता है। सेंट्रल ट्यूब्यूल में हमें आपको बताया था कि ये बीच में था एक ऐसे और ऐसे, और वो बीच में कनेक्ट था एक ब्रिज से, तो कनेक्टेड रहता है। इज़ ऑल्सो इनक्लोज बाई अ सेंट्रल सीथ, उसके पास में सेंट्रल सीथ भी होती है, विच इज कनेक्टेड विद अनदर ट्यूब्यूल ईच पेरिफेरल डबलेट्स एज अ रेडियल स्पोक। दस देयर आर 9 रेडियल होते हैं, 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं इसके पास। फिर द पेरिफेरल डबलेट जो होता है आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद अ लिंकर्स। बोथ सीलियम फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द वेसल बॉडीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनेली, ये क्या है, एक बेटा ऑर्गेनेली है, यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको, और इसी को बोल देते हैं हम सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, हमारा एक ऑर्गेनेली है जो कंटेन करता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है इनके बीच में, और बोथ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, लाई होते हैं परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और ऑर्गेनिज्म लाइक द कार्ल व्हील की तरह ये अरेंज होते हैं, मतलब पैरेलली अरेंज रहते हैं, ये परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं दोनों किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए ये कार्ल व्हील की तरह दिखता है हमको। कार्ल व्हील मतलब वही आपने देखा होगा, एक ऐसे 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 कार्ल व्हील होता है पहिए की तरह। दे आर मेड अप ऑफ 9
इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होती हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं ये फिब्रिल्स, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स इज़ अ ट्रिपलेट, और प्रत्येक जो पेरिफेरल फिब्रिल होती हैं वो ट्रिपलेट होती हैं, 3 होती हैं। द एडजेसेंट ट्रिपल आर कॉल्ड लिंक्ड होते हैं ये, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ अ सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रोटीनिसियस होता है। सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोक्सिमल रीजन का, सेंट्रियोल का, वो प्रोटीनिसियस होता है, जिसको हम हब बोलते हैं, HUB, ठीक है। विच इज़ कनेक्टेड विद अ ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट, जो कनेक्टेड होता है किससे, ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल ट्रिपल से, बाय द रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन, ये भी स्पोक भी आपका प्रोटीन का बना हुआ होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैचला, जो सेंट्रियोल होता है वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी किसकी, सीलिया और फ्लैचला की। स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो होता क्या है, जो सेंट्रियोल है हमारा वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैचला की, बेसल बॉडी को बनाता है, एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस बारे में है क्या। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हमारे क्या मिलते हैं, हमें परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं चीज़ें, उनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। फिर हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो न्यूक्लियस का आपको सबसे पहले बता दिया है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने, ये याद रखना है आपको डेफिनेटली। और न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, एज अर्लियर 1831 में। लेटर देन जो मिडल ऑफ द न्यूक्लियस होता है स्टेन बाय द बेसिक डाइज, जो लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि जो मटेरियल हुआ न्यूक्लियस के अंदर वो स्टेन किया गया किससे, बेसिक डाइज से। तो याद रखना किस डाइज से, बेसिक डाइज से, एसिडिक डाइज नहीं, बेसिक डाइज से। वॉज गिवन बाय क्रोमेटिन, उस जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है उसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन, और जो किसने दिया नाम, वो फ्लेमिंग थे हमारे, उन्होंने नाम दिया था क्रोमेटिन उसका, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, इसके बारे में जानेंगे कि आपका इंटरफेस कैसा होता है किसमें, न्यूक्लियस में। तो द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल का न्यूक्लियस होता है जहाँ पे डिवाइडिंग नहीं होती है, मतलब डिवीज़न नहीं होता है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो उसके पास में क्या होता है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और कुछ आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें क्या होती हैं, किसके अंदर होती हैं, हमारे इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर, ओके। तो जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करूँगी वो अंडरलाइन करके रखना, जो चीज़ें मैं करती जा रही हूँ वैसे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे ये इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, और हाईली एक्सटेंडेड होता है एंड एलेबोरेट होता है न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स और क्रोमेटिन मटेरियल जो मैट्रिक्स है वो, एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, उनको हम न्यूक्लियर बोल देते हैं। गॉट इट। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था, हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इनवलप विच consist of 2 parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space। तो आपको पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील करता है एक न्यूक्लियर इन्वेलप को, जो कंसिस्ट करता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स को, और जिसके बीच में एक स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, तो उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या काम करती है, ये एक बैरियर का काम कर रही होती है, जो न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल है और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है। जो बाहर का है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो उसके बीच में एक बैरियर का काम कर रही होती है, क्या, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या कर रही होती है, यूजुअली कंटिन्यूस होती है, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, और ये ऑल्सो राइबोसोम को बियर करता है। तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, यहाँ पे आपको ER मिल जाएगा, ठीक है, और उसके पास में आपको एक क्या मिल जाएगा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस में फिर थोड़े थोड़े पोर भी होते हैं, और पोर किस लिए होते हैं, वो पोर इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो RNA और प्रोटीन का जो आदान प्रदान है, मतलब साइटोप्लाज्म में जाना, साइटोप्लाज्म से आना,
और प्रोटीन का, तो उन्हीं पोर्स के थ्रू होता है ये सारी चीज़ें। अगर वो पोर्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि वो आरएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं आपसे, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। द आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, वो रिमेन्स कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो वियर्स राइबोसोम। उसके पास में राइबोसोम्स भी होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस the nuclear envelope is interrupted by minute pores। तो नंबर ऑफ प्लेसेस कहीं कहीं मतलब न्यूक्लियस के पास में कहीं कहीं न्यूक्लियर इन्वेलप पे क्या होता है, हमारे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है वो फॉर्म करते हैं फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। वो दो मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन का कारण होते हैं, इसलिए उसमें माइन्यूट पोर आ जाते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। मैंने अभी आपको बताया जो आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि मूवमेंट हो पाए हमारे आरएनए और प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स का, जो आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। जो हमारी दोनों डायरेक्शन होती हैं उसमें जा पाएँ, जैसे एक न्यूक्लियस हो गया और एक हो गया साइटोप्लाज्म। तो आदान प्रदान कहाँ हो रहा है हमारा, प्रोटीन का और आरएनए मॉलिक्यूल्स का, वो हो रहा है न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। तो नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि हमारा पर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन वेरिएशन भी हो सकता है इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। तो वेरिएशन भी हमको मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में अभी बताया था इसी लेक्चर में कि हमारी एक सेल है जिसमें 20 to 40 न्यूक्लियस पर सेल मिलते हैं हमको, ठीक है। कौन सी थी बताना ज़रा। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी न्यूक्लियस और भी मिलते हैं हमारी फ्रीक्वेंट जो हमारी सेल्स होती हैं हमको ऑब्जर्व करने में। जैसे आप देख सकते हो हमारी लिवर सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं और ओस्टोब्लास्ट होते हैं, ऑल नॉर्मल सेल्स। ये नॉर्मल सेल्स हैं हमारी, लिवर सेल, मसल फाइबर और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये सारी नॉर्मल सेल्स हैं। तो इसमें आपके मोर देन वन न्यूक्लियस मिलता ही मिलता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ आपकी सेल्स आपने पढ़ा होगा, कैंसरस सेल्स होती हैं और वायरसेस होती हैं जिनमें जो इन्फेक्ट हो जाती हैं और उनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई मिलते हैं एट अ टाइम, एक ही समय पे। इन एडिशन टू ह्यूमन सेल्स को एडिशन करके सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई में भी आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो मैंने आपको बता दिया है ह्यूमन बीइंग हो गया एक, और आपका एक प्लांट में बता दिया मैंने आपको फंजाई, जिसमें आपको मोर देन वन न्यूक्लियस मिलते ही मिलते हैं। सब मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल्स होती हैं जो न्यूक्लियस को लैक कर देती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आरबीसीज, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और दूसरा होता है आपका सी ट्यूब सेल्स जो आपके मस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं, तो इसमें आपके न्यूक्लियस का प्रेजेंस नहीं होता है। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि ये सेल्स लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपको पता ही है, मैं क्या बताऊँ इसमें। तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है उसी को हम न्यूक्लियर प्लाज्म ही बोलते हैं। तो वो न्यूक्लियस को कंटेन करता है एंड क्रोमेटिन को कंटेन करता है। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। तो न्यूक्लियाई होता है उसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म, जो न्यूक्लियर प्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूड विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कंटेन होता है न्यूक्लियस के अंदर में, तो वो कंटिन्यू होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म को, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस बोलते हैं। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carry out protein synthesis। तो larger और जो more numerous nuclei होते हैं वो एक्टिवली सिंथेसाइज होते हैं, कैरी करते हैं किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। तो ये सब था, मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। अभी हम कुछ नया पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके 4 टाइप में उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, तो बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर में क्या होता है कि जैसे आपका एक होता है क्रोमोसोम, जैसे हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, देन उसके बाद में आता है कौन सा, टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 आपके क्रोमोसोम हैं जो हमारे डिवाइड होते हैं सेंट्रोमियर के वेस्ट पे,
तो देखेंगे, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इंट्रिंसिक नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। हमने देखा था कि जो हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस था उसमें आपको डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स मिले थे, और उन्हीं डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन बोल देते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, जब हमारी सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स, तो हमारी सेल क्या करती हैं, शो करती हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम को इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह पे क्रोमोसोम्स को हमें देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, क्रोमेटिन क्या करता है, कंटेन करता है डीएनए को एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। तो हमारी कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, उन बेसिक प्रोटीन्स का नाम क्या है, उनका है स्टोन प्रोटीन्स। तो आपको याद रखना है कि स्टोन जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बेसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये याद करने की चीज़ है, आपको तो याद करके रखना है। तो क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए, आपको पता होगा अगर आपने 12th का पढ़ रखा हो तो डीएनए को कंटेन करता है, और सम बेसिक प्रोटीन्स को भी कंटेन करता है, जिसको हम बोल देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी बेसिक होती हैं, इनमें आपकी जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपकी फॉस्फेट मिलते हैं PO4 3-। तो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिविटी शो करता है। अब देखते हैं कुछ आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलती हैं, एंड ऑल्सो आरएनए भी मिलता है आपको उसमें, ठीक है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। तो आपको पता है कि जो हमारा एक सिंगल ह्यूमन सेल होती है, हर एक सिंगल ह्यूमन सेल, उसमें आपका 2 मीटर लॉन्ग क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है, और इसमें 2 मीटर 2.2 वैसे दे रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे 2 मीटर भी दे रखा है, तो 2 मीटर का आपको डीएनए मिल जाता है पर सेल में, ठीक है, एक सिंगल सेल में, सिंगल ह्यूमन सेल में, अलॉन्ग विथ 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें। फिर ये आपका आगे 12th में पढ़ाया जाएगा। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है आपको याद रखना है, हर एक जो क्रोमोसोम है आपका विजिबल होगा ओनली डिवाइडिंग सेल्स में, आपको डिवाइडिंग सेल्स में ही देखने को मिलेगा हर एक क्रोमोसोम। एसेंशियली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसमें एसेंशियली आपको एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलता है, उस कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो इसमें किसी किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलता है, तो वो हमारे बताऊँगी मैं आगे। तो अभी जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, और ये जो काइनेटोकोर होते हैं उसकी साइड्स पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आर प्रेजेंट और सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स। तो सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, 2 जो ड्यूटर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको होल्ड करके रखना, ठीक है, समझ में आया। तो क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड होते हैं उनको होल्ड करके रखता है सेंट्रोमियर। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस्ड करके द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड। तो हमें सेंट्रोमियर में भी बताया था कि सेंट्रोमियर की बेसिस पे ही हम जो क्रोमोसोम होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आपका हो गया पहला मेटासेंट्रिक, जिसमें होता क्या है कि मिडिल सेंट्रोमियर होता है। मेटासेंट्रिक मतलब बीच में, मेटा मतलब मिडिल, ऐसा याद रखना है आपको, मेटा मतलब मिडिल, तो क्रोमोसोम के बीच में बिल्कुल होगा सेंट्रोमियर, तो वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा आपका। अगर थोड़ा स्लाइटली मिडिल से ऊपर हो जाता है तो उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और थर्ड वन है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा किधर पहुँच जाता है, क्लोज टू द एंड की साइड पहुँच जाता है हमारा सेंट्रोमियर, तो उससे हमारा सेंट्रोमियर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। और तीसरा होता है हमारा टीलोसेंट्रिक, तो उसमें क्या होता है, एट द टर्मिनल आपका सेंट्रोमियर पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने के हैं, क्योंकि आपसे कभी भी पूछ सकता है वो कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, और टीलोसेंट्रिक क्या होता है, और इनकी जो अंदर का डेफिनेशन है वो भी याद रखना है आपको। जैसे कि ये वाला देखो, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। जैसे क्रोमोसोम हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर, इसके पास में मिडिल में सेंट्रोमियर होता है और फॉर्म करता है 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और फिर देखो सब मेटासेंट्रिक के अंदर, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, सेंट्रोमियर हमारा स्लाइटली अवे हो जाता है सेंट्रोमियर मिडिल से, और रिजल्टिंग करता है हमको 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म, ठीक है, एक शॉर्ट आर्म और
वन लॉन्ग आर्म। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट दे देंगे और फिर आपको ऑप्शन में डाल देंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं PYQ, और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम और आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं एक्टोसेंट्रिक के बारे में। तो एक्टोसेंट्रिक क्या है? एक्टोसेंट्रिक में होता क्या है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म मिलेगी और वन आपको वेरी लॉन्ग आर्म मिलेगी। तो वन वेरी लॉन्ग आर्म और वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, उसको हम एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। फिर हमारा आता है टीलोसेंट्रिक। तो हमारा टीलोसेंट्रिक में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको टर्मिनल सेंट्रोमियर मिल जाएगा। टर्मिनल सेंट्रोमियर जहाँ पे भी लिखा होगा स्टेटमेंट में, तो वो आप टीलोसेंट्रिक लगाओगे। अरे यार देसी भाषा में समझ लो, मेटासेंट्रिक मतलब बीच में मिलेगा आपको सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा स्लाइटली अवे ऊपर हो जाएगा हमारा मिडिल से सेंट्रोमियर। फिर एक्टोसेंट्रिक मतलब आपको बिल्कुल भी टर्मिनल ऊपर, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे बीच में मिल जाएगा, आपको बीच से थोड़ा सा ऊपर, जिसमें यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे मिल जाएगा। फिर टीलोसेंट्रिक होता है वो बिल्कुल टीले पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम स्ट्रक्चर इसका। तो ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाता है कि हमारा ये काइनेटोकोर है। ये काइनेटोकोर, इसको हम डिस्क शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको काइनेटोकोर लगाना है, ना कि सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होता है। फिर देखिए आगे, तो ये आपके शेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर है आपका एक्रोसेंट्रिक और चौथा है आपका टीलोसेंट्रिक। तो ये तीनों चारों आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे, और सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो हमारे जो क्रोमोसोम है, हमारा जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, वो हमें सब मेटासेंट्रिक टाइप का मिलता है हमको, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर आज एंड हो गया है। ये कह रहा है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्ट्रेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कुछ नॉन स्ट्रेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं एट अ कांस्टेंट लोकेशन, कुछ कांस्टेंट लोकेशन होती है वहाँ पे। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। यही अपीयरेंस हमें क्या देता है, एक फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट, उसी को हम सैटेलाइट बोल देते हैं। फिर आते हैं माइक्रोबॉडीज़। तो माइक्रोबॉडीज़ पे भी आपको PYQ आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना इनको कि माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं। ये मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़, इन्हीं को माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, और ये वेरियस एंजाइम्स को कंटेन करता है। आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दोनों ही प्लांट और एनिमल में ये प्रेजेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। आपको जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, बाय। और आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया होपफुली, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, बायोमॉलिक्यूल। आप लोग एक बार रीड कर लेना NCERT से, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको NCERT खोल के रखा करो। एक बार मैं पढ़ाती हूँ, रीड कराती हूँ, और एक बार आप भी दोबारा से रीड कर लिया करो, जिससे कि आपको 3 बार हो जाया करेगा, ठीक है। लेक्चर लेने से पहले आप ना NCERT को पढ़ लिया करो, उसके बाद में फिर मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से आपको पढ़ना है, ठीक है। बाय।